हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे 18 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए समाचार पत्रों में रही महत्वपूर्ण खबरें। अपने इस क्लास में डेली शाम को 7:30 बजे चर्चा करते हैं और आज यहाँ पर देखा जाए 18 अप्रैल 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की जाएगी। ये क्लास आपके सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ में सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देखा जाए इंटरनेशनल अफेयर्स से लेकर नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, साथ ही साथ में देखा जाए साइंस, टेक, यूपी स्पेशल, सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं आइए देखते हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहली खबर क्या है? एमसीए ने घरेलू क्रिकेटरों के लिए शुरू की नई वार्षिक अनुबंध प्रणाली। ठीक है, यहां पर देखा जाए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी, देखा जाए जो क्रिकेट एसोसिएशन है भारत के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्रिकेट एसोसिएशन ने वार्षिक अनुबंध प्रणाली स्टार्ट की है। चलिए देखते हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने घरेलू क्रिकेटरों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए आगामी 2026-27 सत्र से एक नई वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू की है। जैसे बीसीसीआई ना कॉन्टैक्ट करता है खिलाड़ियों के साथ, सेम वैसा ही देखा जाए अनुबंध प्रणाली यहाँ पर एमसीए के द्वारा यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर चर्चा करें, इस नई प्रणाली के तहत खिलाड़ियों को 3 अलग अलग श्रेणियों में, ग्रेड ए, यहाँ पर देखा जाए ग्रेड ए में 12 से 20 लाख तक के जो अनुबंध होंगे वो सम्मिलित होंगे। ग्रेड बी में देखा जाए वो खिलाड़ी सम्मिलित होंगे जिनके साथ 18 से 12 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और ग्रेड सी में देखा जाए तो 8 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सम्मिलित होगा। ठीक है, तो 3 कैटेगरी विभाजित की गई है, श्रेणी आपको बता दी गई, 12 से 20 लाख, फिर 8 से 12 लाख और 8 लाख, ये 3 कैटेगरी है जिसमें देखा जाए ये वार्षिक अनुबंध प्रणाली। यानी कि इससे होगा क्या फायदा? ये होगा कि जो घरेलू क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी है ना, उनको देखा जाए वित्तीय स्थिरता मिलेगी। ठीक है, वित्तीय स्थिरता उनको मिलेगी और वो अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस कर सकेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आईटीसी लिमिटेड, यहां पर देखा जाए आईटीसी लिमिटेड FSA 30 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, यहां पर जो आईटीसी लिमिटेड है ये देखा जाए FSA प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। चर्चा करते हैं, पॉइंट्स क्या है। आईटीसी लिमिटेड गेहूं और धान की खेती के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त फार्मा सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट यानी कि, यहां पर देखें फार्मा सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट यानी कि FSA 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, देखते हैं। यह प्रतिष्ठित प्रमाणन उत्तर प्रदेश और बिहार में 70 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जुड़े 3,500 से अधिक किसानों और 22,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को कवर करता है। यहां पर चर्चा करें, यह ऐतिहासिक उपलब्धि आईटीसी का पर्यावरण अनुकूल खेती, किसानों की आय में सुधार, ट्रांसबिलिटी और जिम्मेदार सोर्सिंग के प्रति प्रतिबद्धता को प्रमाणित भी करता है। ठीक है, इस पहल से भारतीय कृषि सीधे अंतरराष्ट्रीय सस्टेनेबिलिटी मानकों के अनुरूप जुड़ जाएगा, जिससे वैश्विक कृषि बाजारों में भारत की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। ठीक, तो यहां पर देखा जाए ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो आईटीसी लिमिटेड है, हाल ही में देखा, परीक्षा में कैसे सवाल पूछेगा, यही पूछेगा कि हाल ही में किसे फार्मा सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भारत की कौन सी कंपनी है जिसको फार्मा सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो वो है आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, आईटीसी लिमिटेड, बहुत से प्रोडक्ट आप इसको इस्तेमाल करते हैं आईटीसी लिमिटेड का। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फीचर फोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया बॉब वर्ड लाइट ऐप। ठीक है, यहां पर देखा जाए बीओबी वर्ड लाइट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस जियो के साथ साझेदारी में फीचर फोन यानी कि विशेषकर जो जियो फोन है उनके यूजर्स के लिए अपना नया बॉब वर्ड लाइट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, देखा जाए तो ये लाइट वेट ऐप सरल कीपैड नेविगेशन के माध्यम से यूपीआई पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर, बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है। यहां पर देखें, सबसे खास बात यह है कि यह ऐप केवल बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं बल्कि किसी भी बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को कम करना है। डिजिटल डिवाइड ये आप जाने रहिएगा, डिजिटल डिवाइड का अर्थ क्या होता है। बेसिकली देखा जाए ये एक ऐसा टर्म है जिसको आप अपनी परीक्षाओं में यूज कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइड। जैसे कोविड-19 महामारी जब आई तो कोविड-19 महामारी के बाद में देखा जाए तो एक तबका ऐसा था जिसके बच्चे घर बैठे, ठीक है, फोन से या फिर जो वर्क फ्रॉम होम क्लासेस चल रही थी उनका फायदा उठाकर उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वहीं पर एक दूसरा तबका था जो सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी से अलग था, इतर था, तो उनके बच्चे क्या हुए कि उनके बच्चे उस दौरान पढ़ाई नहीं कर पाए। और इसी चीज को देखा जाए एक टर्म यूज किया जाता है इसी डिवाइड को डिफाइन करने के लिए, उस टर्म का नाम है डिजिटल डिवाइड। ठीक है,
तो ये टर्म याद रखिएगा, आप अपने एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यह महत्वपूर्ण पहल देश की वित्तीय समावेशन को व्यापक रूप से बढ़ावा देने और भारत की कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो कैशलेस इकोनॉमी है, कैशलेस इकोनॉमी में योगदान के दृष्टिकोण से इस ऐप को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी होता है, खासकर जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिक्की ने अनंत स्वरूप को अपना नया महासचिव नियुक्त किया। यहां पर देखा जाए फिक्की के द्वारा किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है, तो अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों के दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए 15 अप्रैल 2026 को भारत के प्रमुख उद्योग संगठन फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा अनंत स्वरूप को अपना नया महासचिव सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। वे 1992 बैच के भारतीय रेल कार्मिक सेवा के अधिकारी हैं, जिनके पास सार्वजनिक नीति व्यापार नियामक ढांचे में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव भी है। यहां पर चर्चा करें, इससे पूर्व वे वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, व्यापार उपचार महानिदेशक, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के प्रथम सचिव के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठित सेवाएं दे चुके हैं। यहां पर चर्चा करें, फिक्की के इस महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन के बीच ज्योति विज संस्था के महानिदेशक के रूप में अपनी भूमिका में निरंतर बनाए रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो महानिदेशक है फिक्की की वो कौन है, ज्योति विज है, और वहीं पर महासचिव कौन है, तो अनंत स्वरूप है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ओपन एआई ने साइबर सुरक्षा के लिए लॉन्च किया जीपीटी 5.4 साइबर मॉडल। ठीक है, अब ये जो जीपीटी 5.4 साइबर मॉडल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, तो साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओपन एआई के द्वारा, ठीक है, चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है ओपन एआई। ठीक है, जैसे जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक, इंस्टाग्राम है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखा जाए तो ओपन एआई जो है ये साइबर सुरक्षा के लिए इसने जीपीटी 5.4 साइबर मॉडल लॉन्च किया है। चर्चा करते हैं, प्रमुख एआई कंपनी ओपन एआई ने अपने नए, यहां पर देखा जाए ट्रस्टेड एक्सेस फॉर साइबर यानी कि टीएसी कार्यक्रम के तहत साइबर सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया अपना नया एआई मॉडल जीपीटी 5.4 साइबर लॉन्च किया है। यहां पर देखा जाए इस उन्नत एआई मॉडल को डिजिटल कमजोरियों को पता लगाने, मॉलवेयर विश्लेषण करने तथा बिना सोर्स कोड के बाइनरी रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे जटिल कार्यों के लिए फाइन ट्यून किया गया है, यानी कि इसी के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने वाला इस मॉडल के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी पहुंच केवल विश्वसनीय संगठनों, सुरक्षा फर्मों और सत्यापित शोधकर्ताओं तक सीमित रखी गई। यानी कि जो ये डिजिटल सुरक्षा प्रणाली है, यहां पर जो चैट जीपीटी का 5.4 साइबर मॉडल है, इसको देखा जाए इसकी पहुंच सीमित रखी गई है। ठीक है, यहां पर इसका दुरुपयोग ना हो पाए इसीलिए इसकी जो पहुंच है उसको सीमित रखी गई है, केवल विश्वसनीय संगठन, सुरक्षा फर्म और सत्यापित शोधकर्ताओं तक ही इसकी सीमित पहुंच प्रदान की गई है। ठीक है, हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। देखते हैं, विशेषज्ञों के अनुसार ओपन एआई का यह ऐतिहासिक पहल साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक एआई दौड़ यानी कि जो एआई रेस है उसको और अधिक तेज करने की स्पष्ट संकेत भी प्रदान करता है। चलिए, तो ये हो गया एआई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आगे देखते हैं, मेघालय में खासी और गारो भाषाओं को मिला पूर्ण आधिकारिक दर्जा। ठीक है, यहां पर जैसे गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, उन्हीं के नाम पर देखा जाए 3 जनजातियां भी हैं और भाषाएं भी हैं। ठीक, तो यहां पर खासी और गारो जो भाषाएं हैं उनको देखा जाए पूर्ण आधिकारिक दर्जा दे दिया गया है। कहां पर, किस राज्य में, तो मेघालय में। परीक्षा सवाल क्या पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा खासी और गारो भाषाओं को पूर्ण आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो राज्य कौन सा है, मेघालय है। देखते हैं खबर क्या है, 16 अप्रैल 2026 को मेघालय कैबिनेट ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को अपनी मंजूरी प्रदान की है। किसको, मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस अध्यादेश के माध्यम से राज्य की प्रमुख जनजातीय भाषाओं खासी और गारो को अब अंग्रेजी के समान ही राज्य में पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। यानी कि जो मेघालय है, मेघालय में देखा जाए तो राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता था। उसी प्रकार से अब देखा जाए यहाँ की 2 जनजातीय भाषा है, कौन कौन सी, खासी और गारो, इनको देखा जाए इंग्लिश के समान, अंग्रेजी के समान इनको पूर्ण राज्य का आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए, गौरतलब है कि मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 के तहत अब तक अंग्रेजी ही एकमात्र आधिकारिक भाषा थी, जबकि जो खासी और गारो है केवल सहायक भाषा के रूप में यूज होती थी। ठीक है,
तो ये सहायक भाषा के रूप में यूज होती थी, लेकिन अब यहां पर देखा जाए खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार मेघालय में 3 आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं। कौन कौन सी? पहला तो अंग्रेजी है, ठीक है, दूसरा खासी है, और तीसरा यहां पर देखा जाए गारो है। ठीक, गारो। चलिए देखते हैं इस निर्णय के बाद अब सरकारी आदेशों, जो सरकारी आदेश है वो इन भाषाओं में जारी हो सकेंगे। साथ ही साथ सरकार विधानसभा में इनके उपयोग की अनुमति देने हेतु 1980 के अधिनियम में एक संशोधन की तैयारी भी कर रही है। यानी कि जो वहां की विधानसभा है, विधानसभा में भी अंग्रेजी के साथ साथ जो ये भाषाएं हैं खासी और गारो, उनका यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा ने मरीन सेपेटियल प्लान के लिए एनसीसीआर के साथ किया एमओयू हस्ताक्षर। ठीक है, यहां पर देखा जाए उड़ीसा सरकार के द्वारा देखा जाए तो मरीन स्पेटियल प्लान के लिए एनसीसीआर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। 16 अप्रैल 2026 को उड़ीसा सरकार ने इंडो नॉर्वे इंटीग्रेशन ओशन मैनेजमेंट पहल के तहत राज्य के मरीन स्पेटियल प्लान को लागू करने हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च एनसीसीआर, ठीक, एनसीसीआर, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ठीक है, इसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की उपस्थिति में हुए इस ऐतिहासिक समझौते के साथ ही उड़ीसा दूसरे चरण में इस योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके प्रथम चरण देखा जाए तो 2019 में पुदुचेरी और लक्षद्वीप में शामिल हुए थे। ठीक है, तो पहले चरण में पुदुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हुए थे, और अब देखा जाए तो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में यहां पर देखा जाए तो उड़ीसा पहला राज्य बन गया है जो इस पहल में सम्मिलित हुआ है। आगे देखते हैं। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य उड़ीसा की 574 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है उसके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए तटीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, और इसी के लिए देखा जाए तो यहां पर मरीन स्पेटियल प्लान, ठीक है, इसको लागू किया जा रहा है, और किसके अंतर्गत? इंडो नॉर्वे इंटीग्रेशन ओशन मैनेजमेंट पहल के तहत। ठीक है, और इस पहल के तहत जो दूसरा चरण है उसमें उड़ीसा इस पहल में सम्मिलित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए देखते हैं। यह योजना तटीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के प्रति सुरक्षित यानी कि रेजिलिएंट बनाने के लिए डेटा संचालित रणनीतियों को भी शामिल करता है। यानी कि जो पहल है बेसिकली जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पर जो जलस्तर है, जलस्तर की बढ़ती संख्या को देखते हुए जलस्तर जो बढ़ रहा है उसके प्रति लोगों में सुरक्षा की भावना हो, किस प्रकार से लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है, इसके लिए यह डेटा संचालित रणनीतियां भी सम्मिलित करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026। यहां पर देखा जाए जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 जारी हुआ है, इसमें गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ठीक, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति किसको बताया गया है? गौतम अडानी को। इससे पहले मैंने फोर्ब्स के बारे में बताया था। फोर्ब्स ने किसको बताया था एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति? तो फोर्ब्स ने बताया था मुकेश अंबानी को। ठीक है, देखते हैं। अप्रैल 2026 में जारी नवीनतम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यहां पर देखा जाए 92.6 बिलियन के नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी वैश्विक स्तर पर 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि जो मुकेश अंबानी है ये 90.8 बिलियन डॉलर की, यहां पर देखा जाए डॉलर की नेटवर्थ के साथ 20वें स्थान पर है विश्व भर में। ठीक है, वैश्विक सूची में टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क 656 बिलियन के नेटवर्क के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनके बाद देखा जाए तो लैरी पेज जो है दूसरे स्थान पर और जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर है। ठीक, चलिए देखते हैं। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल अन्य प्रमुख भारतीयों में लक्ष्मी मित्तल 62वें स्थान पर है, शिवा नदार यहां पर देखा जाए 70वें स्थान पर, और शपूर मिस्त्री जो है 71वें स्थान पर है। ठीक, तो यहां पर हमने चर्चा की जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, और भारत की ओर से देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर कौन है, साथ ही साथ जो एशिया के शीर्ष व्यक्ति हैं, ठीक, एशिया के शीर्ष अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है, इसके बारे में चर्चा की। चलिए आगे देखते हैं। 3 राज्यों में बनेगा देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व। यहां पर देखा जाए जो देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है ये 3 राज्यों में फैला होगा। देखते हैं, आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एनवायरमेंट या पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार ने देश के पहले ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जिसमें प्रथम चरण में देखा जाए 3 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्रों को मिलाकर स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो देश का पहला ट्रांस बाउंड्री रिजर्व होगा इसमें कितने राज्य सम्मिलित होंगे? तो 3 राज्य सम्मिलित होंगे। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
देखते हैं इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विचार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बने 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्यजीव गलियारे की सफलता के बाद आया है, जो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश के शिवालिक वन प्रभाग के मध्य स्थित है। यहां पर देखें इस ऐतिहासिक प्रस्ताव, ठीक है, यह ऐतिहासिक प्रस्ताव टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के शासी निकाय के एक उच्च स्तरीय बैठक में तैयार किया गया, जिस पर जल्द ही 3 राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो है ये मंथन भी करेंगे। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए इसी बैठक के दौरान बाघों के संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 5 अतिरिक्त बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में स्थानांतरित करने के महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं और आज के इस वीडियो का हमारा यह अंतिम खबर होगा। पश्चिम एशिया में तनाव कम, ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू को वैश्विक व्यापार के लिए खोल दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या खबर है। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम लागू होने के बाद ईरान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको देखा जाए सभी देशों के जहाजों के लिए फिर से ओपन कर दिया है, यानी कि ओपन टू ऑल कर दिया है। यहां पर चर्चा करें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम का स्वागत करते हुए लेबनान पर इजरायली बमबारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पर देखा जाए उन्होंने ये कहा है कि जो इजराइल है वो अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा, हालांकि पूर्ण परमाणु समझौते तक ईरान की, यहां पर देखा जाए ईरान की अमेरिकी नाकीबंदी जो है वो जारी रहेगी। यानी कि ईरान, देखा जाए ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया था, उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि ईरान के जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज के बाद अपना ब्लॉकेज लगा दिया कि हम भी नाकाबंदी करते हैं। तो यहां पर जो अमेरिका है उसका कहना यह है कि जब तक पूर्ण परमाणु समझौता नहीं हो जाता है तब तक ईरान की जो अमेरिकी नाकाबंदी है वो जारी रहेगी। यहां पर चर्चा करें, हॉर्मुज जल डमरू या हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके खुलने के बाद देखा जाए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो थी वो 13% की भारी गिरावट यहां पर देखी गई। यानी कि जो मूल्य बढ़ता जा रहा था अचानक से उसमें देखा जाए तो 13% की भारी गिरावट देखी गई है, जिससे जो तेल की कीमतें हैं वो $86 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। ठीक, पहले ये $100 प्रति बैरल पार कर गया था। देखते हैं सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करें तो ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार यहां पर देखा जाए तो जहाजों को बारूदी सुरंग से बचाने के लिए ईरानी बंदरगाह संगठन के द्वारा निर्धारित सुरक्षित मार्गों का पालन अनिवार्य यहां पर किया गया है। साथ ही साथ वर्तमान में शांति वार्ता का मुख्य केंद्र परमाणु मुद्दा है। ठीक है, शांति वार्ता का मुख्य केंद्र देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में परमाणु मुद्दा ही है, जिसके समाधान हेतु पाकिस्तान को संभावित उच्च स्तरीय वार्ता की तैयारी की जा रही है। यहां पर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि हम पाकिस्तान में जो दूसरी मीटिंग होने वाली है, पहली मीटिंग तो फेल हो गई थी, दूसरी मीटिंग जो होने वाली है वो भी कहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में करेंगे। तो यहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक पाकिस्तान में होने वाली है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों पर जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा शुरू की गई नई वार्षिक अनुबंध प्रणाली कब से लागू होगी? 2025-26 से, 2026-27 से, या 2027-28 से, या 2024-25 से? अगला सवाल है आईटीसी लिमिटेड को FSA 3.0 प्रमाणन किस क्षेत्र में मिला है? कपड़ा उद्योग में, खनन उद्योग में, यहां पर देखा जाए गेहूं और धान की खेती के लिए, या ऊर्जा उत्पादन में? ठीक है, अगला सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया बॉब वर्ल्ड लाइट ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शहरी ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, फीचर फोन यूजर्स को डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? ज्योति विज, संजय खन्ना, अनंत स्वरूप, या पीयूष गोयल? ठीक है, आगे देखते हैं अपना जो हमारा अंतिम सवाल है। यहां पर देखा जाए 5वां सवाल, ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव किन राज्यों के बीच? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, या असम, मेघालय, नागालैंड? ठीक है, तो ये है आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, और 5 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग करंट अफेयर के 10 बिंदु पर आज चर्चा की गई है। ठीक, तो इन वीडियोस को देखिए, इनका जो PDF है इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में कंप्लीट PDF जितनी पेंडिंग है वो सारी PDF आपको सोमवार को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।